तो देखो अपन पढ़ रहे थे लास्ट थ्योरी के बारे में, जिसको बोला जाता है मॉडर्न थ्योरी या फिर ओपेरिन हेल्डेन थ्योरी। जो ओपेरिन है वो कहां से बिलोंग करते हैं, रसिया से, और जो हेल्डेन है वो कहां से बिलोंग करते हैं, इंग्लैंड से। ठीक है, इन्होंने बताया था कि जो लाइफ आती है कहां से आएगी, नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, जो भी कौन कौन से होते हैं, आरएनए, प्रोटीन, लिपिड और पॉलीसैकेराइड, इनसे आती है। और इस थ्योरी को अपन ने कितने पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया है, दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक तो होता है कीमोजेनी एंड सेकंड वाला कौन सा होता है, बायोजेनी। कीमोजेनी में अपन जो स्टडी करते हैं वो किसकी बात करते हैं कि सिंपल इनऑर्गेनिक जो मॉलिक्यूल होते हैं उनसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कैसे बनेंगे, और फिर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से फर्स्ट लाइफ का फॉर्मेशन कैसे होगा, दैट विल बी स्टडीड इन दी बायोजेनी। तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि जो अर्ली अर्थ होती है उस पर जो एटम्स होते हैं जैसे कि CHON, ये कैसे पाए जाते हैं, फ्री स्टेज में पाए जाते हैं। ये एटम ने कंबाइन होकर के क्या बना लिया है, मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स फिर फर्दर क्या बना लेते हैं, सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, और सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल क्या बना लेते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो देखो सिंपल से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनने का जो प्रोसेस होता है उसको क्या बोला जाता है, कीमोजेनी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कीमोजेनी बोला जाता है। और इस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से लाइफ बनना, कौन सी वाली लाइफ, फर्स्ट लाइफ बनना, दैट इज कॉल्ड बायोजेनी। कौन सी होती है ये, बायोजेनी होती है। अब देखो अपन ने पढ़ लिया था कि जो प्रिमिटिव ओशियन है उसमें क्या है, मैक्रोमोलिक्यूल है। और मैक्रोमोलिक्यूल कौन कौन से होते हैं, आरएनए, प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड, लिपिड, ये सारे के सारे क्या होते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं। ठीक है, अब एक बात बताइए, यहाँ के बाद में कौन सा वाला स्टेज शुरू हो जाएगा, बायोजेनी। बायोजेनी में अपन किसके बारे में पढ़ते हैं कि लाइफ आ गई है। इसका मतलब ये वाली जो स्टेज है प्रिमिटिव ओशियन विद मैक्रोमोलिक्यूल, इसी में तो लाइफ आएगी ना, ये इसी में तो लाइफ आएगी ना। और ये लाइफ इसमें आ चुकी है क्या, लेकिन आने वाली है क्या, आने वाली है लेकिन अभी तक आई नहीं है। इसलिए इसको अपन ने क्या बोला है, प्री बायोटिक सूप। क्या बोला है, प्री का मतलब पहले वाली, बायोटिक मतलब लाइफ। तो लाइफ से पहले वाली स्टेज को अपन ने क्या बोल दिया है, प्रीबायोटिक सूप। और ये कैसा होता है, हॉट होता है और डाइल्यूटेड फॉर्म में पाया जाता है, इसलिए इसको अपन ने क्या बोल दिया है, हॉट डाइल्यूट सूप। अब बताइए नॉर्मली एक चीज क्या होती है कि अगर अपन को एक लाइफ से दूसरी लाइफ बनानी है, मतलब कि रेप्लिकेशन करवाना है, तो उसके लिए किसी भी चीज में क्या होनी चाहिए, रेप्लिकेशन की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। नॉर्मली रेप्लिकेशन की प्रॉपर्टी किसमें होती है, ये जो चार अपन ने लिखे हैं, प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड, इनमें से किसमें होती है रेप्लिकेशन की प्रॉपर्टी, न्यूक्लिक एसिड में होती है, डीएनए आरएनए में ही होती है। क्या यहाँ तक वो रेप्लिकेशन की प्रॉपर्टी आ चुकी है क्या, नहीं आई है। तो अपन बोलेंगे यहाँ पे हाउ फर्स्ट सेल्फ रेप्लिकेटिव metabolic capsule arise could not able to explain in कीमोजेनी। ये वाली बात हमें क्या कीमोजेनी बता पाई क्या, नहीं बता पाई। तो अब ये वाली बात पढ़ने के लिए हमें किसके स्टडी करनी पड़ेगी, बायोजेनी की। दैट विल बी स्टडीड इन बायोजेनी। देखिए अब प्रिमिटिव ओशियन विद मैक्रोमोलिक्यूल, और इसमें मैक्रोमोलिक्यूल में कौन कौन से मैक्रोमोलिक्यूल हैं, प्रोटीन मिलेगा, पॉलीसैकेराइड, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड को Na से लिखूंगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में जो स्टार्ट हो जाता है वो कौन सा वाला स्टेज होता है, सेकंड स्टेज, दैट इज कॉल्ड बायोजेनी। और बायोजेनी में भी फर्दर स्टेज होती हैं चार, प्रोटोबायोन्ट, इओबायोन्ट, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। लिखने पे ध्यान नहीं देना है,
समझ में आएगा तो इधर ही आएगा, इधर उधर देखने से समझ में नहीं आता है। देखने का टाइम दूंगा तब लिख लेना। तो अब इसमें कौन सा स्टेज आ जाएगा? प्रोटोबायोंट। कौन सी वाली स्टेज आ चुकी है? प्रोटोबायोंट। अब देखो जो मैक्रोमोलिक्यूल इसमें है वही तो इसमें होंगे ना। इससे अपन ने क्या बना दिया है? प्रोटोबायोंट बनाया है। तो वो बनेगा कैसे? ये जो प्रिमिटिव ओशन में जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में क्या कर लेते हैं? रिएक्ट कर लेते हैं और एक कोलोइडल सॉल्यूशन बना लेते हैं। इसी कोलोइडल सॉल्यूशन को ही क्या बोल दिया जाता है? प्रोटोबायोंट बोल दिया जाता है। प्रोटो का मतलब फर्स्ट, जैसे कि प्रोटोजोआ, तो नॉन कोऑर्डिनेट में सबसे पहले फाइलम कौन सा आ जाता है? प्रोटोजोआ एनिमल। और बायोंट का मतलब लाइफ, तो ये लाइफ की फर्स्ट स्टेज है। लाइफ की फर्स्ट स्टेज का मतलब क्या है कि बायोजेनिक की जो फर्स्ट स्टेज है वो कौन सी वाली होती है? प्रोटोबायोंट वाली होती है। कौन सी वाली होती है? प्रोटोबायोंट वाली। अब देखो ये जो प्रोटोबायोंट है इसमें भी तो चारों के चारों मैक्रोमोलिक्यूल मिलेंगे ना, मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? अच्छा यहाँ पे जो है प्रेजेंट है, ये जो न्यूक्लिक एसिड है वो कैसा है? नॉन रेप्लिकेबल। क्या इसमें रेप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है या नहीं है? नहीं है। तो देखो ये जो प्रोटोबायोंट होता है इसकी कुछ फीचर्स होते हैं। इट इज आइसोलेट फ्रॉम सराउंडिंग मीडियम। ये जो सराउंडिंग मीडियम होता है उससे कैसा रहता है? ये आइसोलेटेड रहता है। ये जो प्रोटोबायोंट है क्या इसमें ग्रोथ पॉसिबल है? ग्रोथ तो आपको पता ही होगा, लिविंग में भी हो सकती है और नॉन लिविंग में भी हो सकती है, तो इसमें ग्रोथ पॉसिबल है। अगर बात करते हैं रिप्रोडक्शन की, यहाँ पे रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है? क्या इसमें रेप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है? वो तो पहले ही नहीं थी तो अभी भी नहीं आएगी, तो इसमें रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता। क्या ये मेटाबॉलिज्म कर सकता है? मेटाबॉलिज्म कर सकता है क्योंकि वो कार्बोहाइड्रेट है, इसमें प्रोटीन वगैरह है। लेकिन कौन सा वाला करेगा? अभी सिंपल मेटाबॉलिज्म करेगा। कौन सा वाला करेगा? सिंपल मेटाबॉलिज्म। ठीक है। ये जो प्रोटोबायोंट होता है इसी को एक दूसरा नाम रखा जाता है कॉन्सर्वेट। और प्रोटोबायोंट को कॉन्सर्वेट किसने बोला था? ऑपेरिन ने। जैसे प्रिमिटिव ओशन विद मैक्रोमोलिक्यूल को हॉट डाइल्यूट सूप किसने बोला था? हेल्डेन ने बोला था। वैसे ही प्रोटोबायोंट को कॉन्सर्वेट किसने बोला था? ऑपेरिन ने बोला था। अब अपना काम जो अपन को लाइफ बनानी है वो बन चुकी है कि इसमें नहीं बनी है। अब दूसरा स्टेप आ जाता है कौन सा वाला? इओबायोंट। सीक्वेंसली समझते जाना इसको। प्रोटोबायोंट के बाद में कौन सा आ जाएगा? इओबायोंट। बताओ इस प्रोटोबायोंट में किस चीज की कमी लग रही थी हमें? कि वो क्या नहीं कर पा रहा है? रिप्रोडक्शन नहीं कर पाना है या फिर रेप्लिकेशन नहीं कर पा रहा है। अगर हमें एक सेल से दूसरी सेल बनानी तो वो किसके बेसिस पे बनेगी? रेप्लिकेशन के बेसिस पे बनेगी। लेकिन ये वाली प्रॉपर्टी तो इसमें है ही नहीं है। अब इसलिए अब हम क्या पढ़ना पड़ेगा? इओबायोंट। अब अपन क्या बोलेंगे इसमें कि प्रोटोबायोंट में कि जो न्यूक्लिक एसिड है उसमें क्या हो गया होगा? म्यूटेशन हो गया होगा। म्यूटेशन इन न्यूक्लिक एसिड। क्या हो गया है? म्यूटेशन इन न्यूक्लिक एसिड। अब बताओ जब म्यूटेशन हो जाएगा न्यूक्लिक एसिड में तो क्या उसमें रेप्लिकेशन की प्रॉपर्टी आ जाएगी? आ जाएगी। ठीक है। कौन सी प्रॉपर्टी आ चुकी है? रेप्लिकेशन की प्रॉपर्टी आ चुकी है। क्या ये रिप्रोडक्शन कर सकता है? कर सकता है। देखो अपन को जब बायोलॉजी में कुछ भी नहीं आता ना कि ये कैसा हुआ होगा, पहली बात तो ये कि जो इवोल्यूशन है पूरी की पूरी सारी की सारी क्या है? इमेजिनेशन है। तो यहाँ पे भी अगर किसी चीज का आंसर अपन को नहीं मिल रहा, मतलब साइंटिस्ट को नहीं मिला, तो उन्होंने क्या बता दिया कि यहाँ पे ये चीज नहीं हो रही थी ना, तो अपन इसमें अब क्या करवा देंगे? म्यूटेशन। म्यूटेशन तो पॉसिबल है ना कि डीएनए में अपन ने चेंज करवा दिया। डीएनए आरएनए में तो चेंज होता है म्यूटेशन, और अपन को चेंज किस में करना था? न्यूक्लिक एसिड में। तो उन्होंने बोल दिया कि अब इसमें क्या हो गया होगा? म्यूटेशन हो गया होगा। उसकी वजह से इसमें कौन सी प्रॉपर्टी आ गई थी? रेप्लिकेशन की प्रॉपर्टी आ गई थी। और फिर देखिए इसमें क्या हो जाता है कि जो न्यूक्लिक एसिड था उसने रिएक्शन कर ली किसके साथ में? प्रोटीन के साथ में। और न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन मिलकर के इन दोनों ने क्या बना लिया? न्यूक्लियो प्रोटीन।
क्या बना लिया है? न्यूक्लियो प्रोटीन बना लिया है। अब ये जो न्यूक्लियो प्रोटीन है ये रिएक्शन कर लेता है किसके साथ में? लिपिड के साथ में, और ये बना लेता है प्रोटोसेल। प्रोटो का मतलब फर्स्ट या फिर पहले वाला, सेल का मतलब सेल। यह है प्रोटोबायोन्ट, लाइफ का फर्स्ट स्टेज, और ये क्या है? प्रोटोसेल, सेल की फर्स्ट स्टेज। और सेल आ जाना मतलब क्या आने लग जाएगी? अब धीरे धीरे लाइफ आने वाली है। क्या आने वाली है? लाइफ आने वाली है। मतलब ये हमें फर्स्ट फॉर्म मिल गया है किसका? लाइफ का। और इसका साइन कहां से मिला था? न्यूक्लियो प्रोटीन से। मान के चलिए अगर न्यूक्लियो प्रोटीन नहीं होता तो क्या मैं प्रोटोसेल बना पाता? नहीं बना पाते। तो इसकी वजह से अपन इसको क्या बोलेंगे? इट इज फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ। और जो प्रोटोसेल होता है दैट इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ। लाइफ का फर्स्ट फॉर्म आ गया है, मतलब ओरिजिन ऑफ लाइफ हो चुका है। कब हुआ है ओरिजिन ऑफ लाइफ? ओरिजिन ऑफ लाइफ कब हुआ है? ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स 13.8 बिलियन ईयर्स अगो। ओरिजिन ऑफ अर्थ 4.5 BYA। ओरिजिन ऑफ लाइफ 4 BYA। तो ये क्या है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ आ चुकी है। पहला फॉर्म आएगा मतलब उसका क्या हो चुका है? ओरिजिन हो चुका है। और ये बात अपन कर रहे हैं कब की? 4 बिलियन ईयर्स अगो। क्या लाइफ पूरी स्टेजिक फॉर्म में आ चुकी है कि प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स में नहीं आई है? अभी तो किस फॉर्म में आई कि अपन को पता लग गया कि ओरिजिन हो चुका है। अब आई कैसे वो देखेंगे। अभी जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ जो लाइफ आ जाती है इसके बाद में आपको बनने लग जाते हैं क्या? एसेलुलर या फिर नॉन सेलुलर। फॉर एग्जाम्पल अपन बात करते हैं किसकी? वायरस की। आपको पता होगा वायरस को बोला जाता है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कनेक्टिव लिंक। मतलब इसमें दोनों के क्या पाए जाते हैं? कैरेक्टर पाए जाते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो लिविंग आए होंगे वो कहां से आए होंगे? नॉन लिविंग से ही आए होंगे ना। अरे जो लिविंग चीज है वो कहां से आएंगी? नॉन लिविंग से ही। तो ये सारा अभी तक क्या चल रहा है? तो नॉन लिविंग चल रहा है। तो धीरे धीरे इसमें क्या है? दोनों के कैरेक्टर आने लग गए थे। तो ये जो वायरस है वो कब आया? 3 बिलियन ईयर्स अगो। अब आपसे पूछे कि वायरस कब बना था तो क्या बताओगे? 3 BYA। या फिर आपसे पूछे कि नॉन सेलुलर लाइफ कब आई तब भी क्या बताओगे? 3 BYA। अभी नॉन लिविंग आ गया है, इसके बाद में लिविंग आने लगेगा। और लिविंग में भी सबसे पहले कौन आ जाएंगे? प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स जो आ जाएंगे वो कब आ जाते हैं? 2 BYA। कब आ जाएंगे? 2 बिलियन ईयर्स अगो। अब देखो जो प्रोकैरियोट्स आते हैं आपने वो पढ़ा होगा, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स होते हैं कि यूकैरियोट्स होते हैं? प्रोकैरियोट्स होते हैं। तो बैक्टीरिया यहाँ पे आने लग जाते हैं। बैक्टीरिया किस में आते हैं? कौन से वाले किंगडम में आते हैं? मोनेरा में आ जाते हैं। ठीक है। अब देखो जो सबसे पहले जो बैक्टीरिया बनेंगे वो कौन से वाले बनते हैं? कीमो हेटरोट्रॉप्स। कौन से बनेंगे? कीमो हेटरोट्रॉप्स। अब देखो सारा का सारा जो प्रोसेस चल रहा है ना वो किसके बेसिस पर है? म्यूटेशन के बेसिस पर। कि प्रोटोबायोन्ट में म्यूटेशन हुआ तो क्या बन गए? ईओबायोन्ट। उसके बाद में वायरस में क्या हुआ होगा? म्यूटेशन हुआ होगा तो क्या बन गए? प्रोकैरियोट्स। फिर प्रोकैरियोट्स में किसी में क्या हो गया होगा? म्यूटेशन हो गया होगा तो क्या बन गए? कीमो हेटरोट्रॉप्स। अब इन कीमो हेटरोट्रॉप्स में भी क्या हुआ होगा? म्यूटेशन। तो क्या बन जाएंगे इससे? कीमो ऑटोट्रॉप्स। अब कीमो ऑटोट्रॉप्स में क्या हुआ होगा? वापस से म्यूटेशन। और उससे क्या बन जाएगा फिर? जो मैं बताऊंगा वो। इसमें जब म्यूटेशन हो जाएगा तो यहाँ पे बन जाते हैं नॉन ऑक्सीजेनिक फोटोट्रॉप्स। क्या बन जाएंगे? नॉन ऑक्सीजेनिक फोटोट्रॉप्स। नॉन ऑक्सीजेनिक फोटोट्रॉप्स का मतलब क्या होता है कि ये फोटोसिंथेसिस तो करते हैं लेकिन क्या रिलीज नहीं कर पा रहे हैं? ऑक्सीजन रिलीज नहीं कर पा रहे हैं। इनके बाद में फिर इनमें भी क्या हो जाएगा? म्यूटेशन हो जाएगा।
और फाइनली क्या बन जाएंगे, ऑक्सीजनिक फोटोट्रॉप्स। क्या आप कोई ऐसा बता सकते हो ऐसे बैक्टीरिया का नाम जो ऑक्सीजन रिलीज करता हो? ब्लू ग्रीन एल्गी ऑल्सो नोन एज साइनोबैक्टीरिया। ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया, इन्होंने क्या रिलीज कर दी थी? ऑक्सीजन रिलीज। बताओ इससे पहले कभी ऑक्सीजन थी क्या अर्थ पर? सबसे पहले कहां पे आएगी? यहाँ पे आएगी। अब कोई भी चीज जब पहली बार आती है धरती पर, अर्थ पर, तो वो क्या होता है? रिवोल्यूशन होता है। क्या होता है? रिवोल्यूशन होता है। तो इसी को अपन ने बोल दिया है क्या? ऑक्सीजन रिवोल्यूशन। अब इस ऑक्सीजन के आने से देखिए अर्थ पर कौन कौन से चेंज होने लग गए थे। बताइए, प्रिमिटिव कंडीशन जो थी अर्थ पे वो कैसी थी? रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर वाली थी, यस और नो? रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था ना। अब ऑक्सीजन के आने की वजह से जो एटमॉस्फेयर है वो कैसा हो जाएगा? रिड्यूसिंग ही रहेगा कि ऑक्सीडाइजिंग हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग। और केमिकल एवोल्यूशन होने के लिए कंडीशन कौन कौन सी होनी चाहिए थी? रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर इसमें होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? होना चाहिए था। क्या अब इस कंडीशन पर केमिकल एवोल्यूशन पॉसिबल है? क्या इस कंडीशन पर केमिकल एवोल्यूशन चल रहा है? वो फिनिश हो चुका है अब। तो पहला पॉइंट तो क्या याद रखना है अपन को कि जो केमिकल एवोल्यूशन जो अभी तक चल रहा था दैट इज फिनिश। दूसरी बात क्या है कि अब जो एटमॉस्फेयर है वो कैसा हो गया है? ऑक्सीडाइजिंग। एटीएम का मतलब होता है एटमॉस्फेयर। अब देखो, जब तक ऑक्सीजन नहीं थी तो जो भी बैक्टीरिया थे वो किस टाइप का रेस्पिरेशन कर रहे थे? एरोबिक कि एनारोबिक? अब ऑक्सीजन आ गई तो कौन सा वाला करेंगे? एरोबिक रेस्पिरेशन। बढ़िया रेस्पिरेशन कौन सा होता है? एरोबिक कि एनारोबिक? एनर्जी किसमें ज्यादा वो रिलीज होती है? एरोबिक में एनारोबिक में? एरोबिक में। तो ये अच्छी बात है। उसके बाद में नाम तो उसका सुना ही होगा, ओजोन लेयर का। ओजोन का फॉर्मूला क्या है? O3। O3 किससे मिलकर बना होगा? ऑक्सीजन से। विदाउट ऑक्सीजन मतलब इससे पहले क्या ओजोन लेयर बनी होगी? क्योंकि उसको बनाने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे? ओजोन लेयर का फॉर्मेशन। अच्छा ये बताइए, विदाउट ऑक्सीजन क्या ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो सकता है? विदाउट ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो सकता है? नहीं होगा। तो अब क्या है, जो अपने पास में जो कंपाउंड बने हुए थे कौन कौन सा था? CH4 था। उसमें क्या हो जाएगा? उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। जो अपने पास में क्या था? NH3 था। उसका क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा। और ये बना लिया जाएगा क्या? CO2 इधर से बन जाएगा, इधर से H2O और N2 etc बन जाती है। तो ये चेंज हुए थे किसकी वजह से? ऑक्सीजन रिवोल्यूशन होने की वजह से। प्रोटोबायोंट बन चुका है, यूबायोंट बन चुका है, प्रोकैरियोट्स बन चुके हैं, ऑक्सीजन आ चुकी है। अब क्या देरी है? यूकैरियोट बनाने की देरी है। इसी ऑक्सीजन रिवोल्यूशन की वजह से फाइनली क्या आ जाएंगे? यूकैरियोट्स आ जाते हैं। और जो यूकैरियोट्स आए थे वो पता है कब आए थे? 1.5 बिलियन ईयर्स अगो। अब पूरे का जो डेटाबेस है वो मैं आपको एक बार समराइज कर देता हूं। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स कब हुआ था? 13.8 BYA। ओरिजिन ऑफ अर्थ कब हुआ था? 4.5 BYA। ओरिजिन ऑफ अर्थ कब हुआ था? 4 BYA। ओरिजिन ऑफ प्रोटोसेल कब हुआ था? 4 BYA। प्रोटोसेल और लाइफ एक ही बात है। प्रोटोसेल और लाइफ एक ही बात है। ओरिजिन ऑफ फर्स्ट नॉन सेलुलर लाइफ कब हुआ था? 3 BYA। ओरिजिन ऑफ वायरस कब हुआ था? 3 BYA। ओरिजिन ऑफ प्रोकैरियोट्स कब हुआ था? 2 BYA। ओरिजिन ऑफ फर्स्ट सेलुलर लाइफ कब आई थी? 2 BYA। ओरिजिन ऑफ फर्स्ट यूकैरियोट्स कब आए थे? 1.5 BYA। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कैसे भी आपको याद होना चाहिए। प्रोटोसेल का पूछे, ईओबायोंट का पूछे, फर्स्ट लाइफ का पूछे, क्या बताओगे? 4। अगर आपसे पूछा जाएगा वायरस का, फर्स्ट नॉन सेलुलर का, फर्स्ट ए सेलुलर का, क्या बताओगे? 3। अगर आपसे पूछा जाएगा प्रोकैरियोट्स कब आए, अगर आपसे पूछा जाएगा फर्स्ट सेलुलर लाइफ कब आए, तो 2। और अगर आपसे पूछा जाएगा यूकैरियोट्स कब आए, तो 1.5 बिलियन ईयर्स अगो। इस तरह से लाइफ आई है। और ये लाइफ आई कहां पे है? किसमें आई है लाइफ? अर्थ पर तो आई है। अर्थ पर किस में आई है? पानी में आई है। कौन से वाले पानी में आई है? ओशन वाले पानी में। इसलिए एक लाइन और एक क्वेश्चन जो कि आया हुआ है,
आपने एक वो टैगलाइन तो सुनी होगी ना, जल ही जीवन है। ये ऊन माना वाला था कि हाँ वाला था? हाँ वाला था। तो जल ही जीवन है, तो वो बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जीवन आया कहां में है? जल में ही आया है। वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ। अगर आपसे पूछा जाए कि पॉसिबिलिटी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ किस में मानी जाती है? वाटर में मानी जाती है। अगर सिंपल पूछा जाएगा तो वाटर बता देंगे। अगर इसको कॉम्प्लेक्स करके पूछा जाएगा, बताओ कौन से वाले पानी में? रिवर वाटर में या फिर ओशन वाले वाटर में? समुद्र वाले पानी में कि नदियों वाले पानी में? समुद्र वाले पानी में। ठीक है, ये तो हो जाता है कौन सा? बायोजेनिक और कीमोजेनिक, दोनों के दोनों कंप्लीट। ओरिजिन ऑफ लाइफ का आपको पता लग चुका है। अब देखो, अपन ने इसके दो पार्ट पढ़े, दो सेगमेंट पढ़े, एक तो होता है कीमोजेनिक और एक होता है बायोजेनिक। अब देखो, जब अपन को बायोजेनिक में किसी भी चीज का आंसर नहीं मिल रहा था तो अपन ने क्या बता दिया कि क्या हुआ होगा? म्यूटेशन हुआ होगा। तो अब इसको तो प्रूव करने की कोई, या फिर इसके लिए तो कोई एविडेंस देने की जरूरत है नहीं है, क्योंकि अपन ने हर चीज पे क्या दे दिया है? एविडेंस दे दिया कि किसकी वजह से हुआ है? म्यूटेशन की वजह से हुआ है। लेकिन क्या कीमोजेनिक ने अपन ने कभी कोई एविडेंस के बारे में बात करी कि ये इसकी वजह से हुआ होगा? नहीं हुआ ना। अब आपको ऐसा भी पता ही होगा कि अपन इंडिया में रहते हैं या फिर कहीं पे भी रहो धरती पे, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसकी टांग खींचने वाले आ जाते हैं पीछे से। तो अब इसका तो एविडेंस दे दिया है, अब लोगों के पास में क्या ऑप्शन मिल गया कि बायो उसके कीमोजेनिक एविडेंस कौन देगा भाई? कौन देगा? अब उसके लिए एविडेंस देने के लिए क्या आएंगे? और दूसरे लोग आ जाते हैं। तो अब अपन पढ़ेंगे किसके? एविडेंस ऑफ केमिकल एवोल्यूशन। बायोजेनिक एविडेंस अपन नहीं पढ़ पाएंगे बिकॉज ऑलरेडी दे दिए गए हैं। क्या है उसका एविडेंस? सिंपल सा एक टर्म है, म्यूटेशन, और कुछ भी नहीं बोलने का। तो अब अपन आगे कौन सी वाली बात करेंगे? एविडेंस ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। अच्छा, ये जो ओपेरिन और जो हेल्डेन थे, इनका आपस में क्या रिलेशन था? दोस्त थे। ओपेरिन कहां से बिलोंग करता है? रशिया से। और इंग्लैंड से कौन करता है बिलोंग? हेल्डेन करता है। ठीक है, ये दोनों दोस्त की कहानी हो गई है। अब एक और एक्सपेरिमेंट की अगर अपन बात करते हैं, वो है हेरोल्ड यूरे एंड स्टैनले मिलर। हेरोल्ड यूरे एंड स्टैनले मिलर, इसको शॉर्ट में बोला जाता है किसका एक्सपेरिमेंट? एसल मिलर एक्सपेरिमेंट। और ये किया था कब पता है? 1938 में। अब एक बात बताओ कि ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ है, उससे पहले तो वो कौन सी दे दी थी? थ्योरी दे दी थी ना। कौन सी वाली? ओपेरिन हेल्डेन की थ्योरी। कौन सी थ्योरी दे दी थी? थ्योरी देने के बाद में तो वो एविडेंस बताएंगे। और उस थ्योरी को जब दिया है तो उसी से रिलेटेड तो यहाँ पे कंडीशन अराइज करनी पड़ेंगी ना इसको। अरे करनी पड़ेंगी कि नहीं करनी पड़ेंगी? तो देखो, पहले तो इन्होंने क्या किया? कंडीशन अराइज की। इस एक्सपेरिमेंट का दूसरा नाम होता है इलेक्ट्रिक 53 है, सॉरी, वो बुक का याद रह गया मेरे को। जो ओपेरिन की एक बुक होती है ना, उसका है 1938 है ना, तो 1953 में दिया था। ठीक है, और जो ओपेरिन की जो थ्योरी थी वो 1920 में दी गई थी। ठीक है, तो इसका थ्योरी, ये जो एक्सपेरिमेंट, इसका नाम क्या है? इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज एक्सपेरिमेंट। अब देखो, इस थ्योरी का या फिर एक्सपेरिमेंट का नाम अपन ने क्या लिखा है? हेरोल्ड यूरे एंड स्टैनले मिलर। तो इन दोनों में से एक्सपेरिमेंट किसने किया? ये जो एक्सपेरिमेंट किया वो तो किसने किया है? मिलर ने। तो ये भाई साहब कौन है? ये दोस्त नहीं है, ये दोनों आपस में गुरु और चेला थे। ये टीचर और स्टूडेंट थे। हाँ मैं बताता हूँ। हाँ, गाइड किया था। ये प्रोफेसर थे, ये उनके रिसर्चर थे जो पीएचडी वगैरह करते हैं ना, वो थे ये। ठीक है, तो अब इसको एक्सपेरिमेंट करना था। तो देखो, एक्सपेरिमेंट करने के लिए क्या चाहिए होती है अपन को? लैब चाहिए होती है। अभी इतना बड़ा आदमी था नहीं कि इसके पास में खुद की लैब। तो ये किसके पास में गए?
यूरे भाई साहब के पास में जगह है कि मुझे एक एक्सपेरिमेंट करना है, उसके लिए मुझे आपकी क्या चाहिए, लैब चाहिए। अब कोई भी लैब अपनी ऐसे नहीं दे सकता क्योंकि उसके खुद के रिसर्च पब्लिकेशन चल रहे होते हैं। तो उसने क्या बोला कि मेरी एक कंडीशन है कि एक्सपेरिमेंट अगर आपका सक्सेस हो जाता है और आपका पब्लिकेशन रिलीज हो जाएगा तो पहले मेरा नाम आना चाहिए। तो इसलिए ये एक्सपेरिमेंट एविडेंस के तौर पर सक्सेस माना गया है और इसलिए आजकल उसका नाम आता है। बाकी की जो एक्सपेरिमेंट है वो किया किसने है, एसएल मिलर ने। एसएल का शॉर्ट जो लॉन्ग फॉर्म में क्या है वो स्टैनले है। ठीक है, तो ये क्या होना है, गुरुजी थे और ये क्या है, उनके स्टूडेंट थे। लेकिन उसका पहले नाम क्यों आ रहा है, क्योंकि लैब किसकी थी, उसकी थी। एक्सपेरिमेंट किसका था, एसएल मिलर का। ठीक है, अब देखो कंडीशन इसने कौन कौन सी बनाई थी पहले जैसी, कि टेम्परेचर जो था वो कैसे ले लिया था, हाई लेना है ना। तो अकॉर्डिंग टू आज के टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस कितना होता है, हाई होता है। फिर इसने कुछ कंपाउंड ले लिए थे, कंपाउंड और गैस ले ली थी, जैसे कि कौन कौन सी है, CH4 है, अमोनिया है, हाइड्रोजन है एंड H2O वेपराइज फॉर्म में। एक बहुत साल पहले एक क्वेश्चन भी आ गया था कि इन्होंने जो ये लिया था ना किस रेशो में लिया था, तो आप याद रख लो कभी भूला भटके आ जाए तो। CH4 NH3 एंड H2O का रेशो आता है 2:1:2। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने पाया कुछ अमीनो एसिड का फॉर्मेशन हो गया था, फॉर्मेशन ऑफ सम अमीनो एसिड। और वो अमीनो एसिड कौन कौन से थे, आग। कौन कौन से अमीनो एसिड थे वो, आग। आग का मतलब एलेनिन, एस्पार्टिक एसिड और ग्लाइसिन। ये 3 अमीनो एसिड मिल गए थे। ये जो 3 अमीनो एसिड है कौन है, 3 जो अमीनो एसिड है, क्या ये तीनों अमीनो एसिड या फिर अमीनो एसिड के कुछ भी जैसे कि मोनोमेरिक या पॉलीमेरिक सब्सटेंस पहले केमिकल जब इवोल्यूशन हो रहा था उस टाइम पे प्रेजेंट थी। अच्छा, अमीनो एसिड मिलकर के क्या बना लेते हैं, प्रोटीन। क्या पहले प्रोटीन प्रेजेंट थी या नहीं थी, केमिकल इवोल्यूशन के टाइम पे। इसने क्या कर दिया कि अपन ने क्या है, सेम कंडीशन डेवलप करी है लैब में और हमने पाया है कि क्या बने हैं, अमीनो एसिड बने हैं। तो अब उस टाइम पे क्या हुआ होगा कि ये जो अमीनो एसिड है इन्होंने मिलकर के क्या बना लिया होगा, प्रोटीन का फॉर्मेशन कर लिया होगा। तो इसका मतलब केमिकल एवोल्यूशन हुआ है। ठीक है, इसके अलावा अब क्या हुआ कि इसका जो एक्सपेरिमेंट था ना वो यहीं तक ही था। ये तो इसको मिल गया कि क्या मिल गया, इसमें अमीनो एसिड का फॉर्मेशन हो गया है, इसके तो हो गए मजे। ये तो चल गया लैब को छोड़ करके। लेकिन जब लैब को छोड़ करके चले जाते हैं तो और भी रिसर्चर्स कुछ आ गए थे, कुछ अदर साइंटिस्ट आ गए थे। कुछ अदर साइंटिस्टों ने यहाँ पे क्या पाया, अदर साइंटिस्ट ऑल्सो ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन बेस सिंपल शुगर पीटीसी। क्या पहले कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट था केमिकल एवोल्यूशन में, और सिंपल शुगर क्या है, कार्बोहाइड्रेट का ही तो पार्ट है। तो फिर इसको क्या है, मान लिया गया कि ये आपने सच्ची बात बोल दी है। कि कौन सा वाला एक्सपेरिमेंट, कौन सा वाला एविडेंस हो गया है, नंबर 1। इसके लिए एक और एविडेंस दिया जाता है जो आज भी काफी माना जाता है, दैट इज एविडेंस फ्रॉम दी, नहीं दूसरा है, मीटोराइट्स। उल्का पिंड जिनको बोला जाता है हिंदी में, जानते हो उल्का पिंड आते हैं है ना, ऊपर आउटर स्पेस से कोई भी एक पत्थर की जैसी स्ट्रक्चर आती है और फैल जाती है, उल्का पिंड बोला जाता है। तो क्या हुआ, एनालिसिस ऑफ meteorites content also revealed that similar compound
indicating that similar process occurring somewhere else on अर्थ। तो इसमें देखा कि जो भी मेटेराइट्स आए थे या फिर जो उल्कापिंड आए थे ना, उनका अगर केमिकल कंपोजिशन देखा गया था, तो ये जो केमिकल कंपोजिशन था, अब एक बात बताओ, आजकल तो बन नहीं रहे कि अपन बनाने में लग रहे हैं उल्कापिंड को, ये तो पहले से बने हुए हैं ना। और आएंगे तो ऐसा तो नहीं किसी के घर में से मैंने उल्कापिंड निकाल करके फेंक दिया, आएंगे तो कहां से, स्पेस से आएंगे, ठीक है, और आएंगे कहां पे, अर्थ पे आएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इनका केमिकल कंपोजिशन देखा गया, तो ये जो केमिकल कंपोजिशन था वो किसके साथ में सिमिलरिटी शो कर रहा था, जो अपन ने केमिकल एवोल्यूशन में देखा था कि आरएनए है, प्रोटीन है, पॉलीसेकेराइड है, सारे के सारे कंपोजिशन वही थे। तो इससे भी क्या हो जाता है कि चलो ठीक है, केमिकल एवोल्यूशन हुआ है। कितने एविडेंस है टोटल, 2 है। ओरिजिन ऑफ लाइफ को समझने के लिए अपन ने कितनी थ्योरी पढ़ी है, 5। ये कितने हैं, 2 है। 5 ज्यादा है कि 2 ज्यादा है, तो ये 5 के कंपैरिजन में कम है कि ज्यादा है, कम है। तो मैं इनको 5 के कंपैरिजन में लिमिटेड बोल सकता हूं, बोल सकता हूं। और आपको पता है कि जो पांचों की पांचों जो थ्योरीज है, या पूरा का पूरा जो एवोल्यूशन है, वो क्या है, एक इमेजिनेशन ही तो है। क्या है, इमेजिनेशन है। या फिर इसको बोल सकते हैं कि उन्होंने क्या किया, ऐसा गैस किया था बस। और जो भी गैस करते हैं उसको बायो की टर्म में बोला जाता है कंजक्चर थ्योरी, क्या ऐसा अनुमान लगाया। तो इसलिए एक एनसीईआरटी लाइन बोलती है, जो मैं भी बोल देता हूं, विद दिस limited evidence first part of origin of life या फिर conjecture theory was more or less accepted। कि अब इन्हीं 2 लिमिटेड एविडेंस के साथ में जो फर्स्ट पार्ट था केमिकल एवोल्यूशन वाला पार्ट, जो कि एक तरह का क्या है, कंजक्टर थ्योरी है, उसको जैसे तैसे करके क्या कर लिया गया है, एक्सेप्टेड कर लिया गया है कि भाई ठीक है, तुम बोल रहे हो तो ऐसा हुआ होगा। और यहाँ पे हो जाता है खत्म कौन सा, कि लाइफ कैसे आई। तो देखो मैं वापस से रिवाइज करवा देता हूं, सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का बनना कौन सा एवोल्यूशन होता है, सभी बताइए। सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनना, विच टाइप ऑफ एवोल्यूशन, बायोजेनी और कीमोजेनी, कीमोजेनी है। क्या पहले क्या बोल सकता हूं, केमिकल इवोल्यूशन, ठीक है। फिर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से फर्स्ट लाइफ बनना, दैट इज बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, सही बात है। और फिर उस फर्स्ट लाइफ से टुडे या फिर मॉडर्न टाइम पे जो भी इवोल्यूशन चल रहा है आज तक का, इसको बोला जाता है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। केमिकल कंपोजिशन से क्या बन गए थे, सिंपल वाले से कॉम्प्लेक्स बन गए थे, दैट इज कॉल्ड केमिकल इवोल्यूशन। फिर कॉम्प्लेक्स वाले से क्या बन गई थी, फर्स्ट लाइफ बन गई थी। समझ में नहीं आएगा क्या कर रहा भाई, नेल पेंट लगा रहा है क्या। उससे क्या बन जाता है, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। और फर्स्ट लाइफ से फिर क्या बन जाता है, फर्स्ट लाइफ से क्या बन जाता है, मॉडर्न या फिर टुडे टाइम पे जो भी ऑर्गेनिज्म है, फिर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसको क्या बोल दिया जाता है, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन बोल दिया जाता है। अपन ने कहां तक पढ़ लिया है, यहां तक पढ़ लिया है। अब क्या बाकी है, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। हम कौन से वाले में आते हैं, आज वाले में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। हमें एक चैप्टर में पढ़ना किसके बारे में, ह्यूमन के इवोल्यूशन के बारे में। लेकिन ह्यूमन का इवोल्यूशन पढ़ने से पहले अपन ने इतना सारा सब कुछ पढ़ना पड़ रहा है। अब अपन कौन से वाले में एंट्री लेने वाले हैं, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में। पहले कौन सा पढ़ा था अपन ने, केमिकल। फिर कौन सा पढ़ा है, अब कौन से वाले में पढ़ेंगे,
ऑर्गेनिक एवोल्यूशन में। नहीं हुआ है, ध्यान से देखो। तो अपन ने पढ़ लिया है एविडेंस के बारे में ऑफ केमिकल इवोल्यूशन, और अपन कहाँ कहाँ तक पढ़ चुके हैं? कीमोजेनिक केमिकल इवोल्यूशन कंप्लीट हो चुका है, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन कंप्लीट हो चुका है। अब अपन बात करेंगे किसके बारे में? ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के बारे में। बात भी कुछ भी नहीं करनी है, उस एक फर्स्ट लाइफ से और आज तक का जितना भी इवोल्यूशन हो रहा है उसी को किस में इंक्लूड किया जाता है? ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में। अब हमें पता लगाना है कि ये ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हुआ है या फिर नहीं हुआ, इसके एविडेंस के बारे में। एविडेंसेस फ्रॉम ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। ये तो सबको पता ही होगा कि ऑर्गेनिक इवोल्यूशन होता क्या है। उस एक फर्स्ट लाइफ से आज तक का जितना भी इवोल्यूशन चल रहा है दैट इज ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। कि ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हुआ है उससे क्या क्या एविडेंस हमें मिल रहे हैं। पहली बात करते हैं इसमें पैलेंटियोलॉजिकल एविडेंस। पैलेंटियोलॉजिकल एविडेंस, पैलेंटियोलॉजी बोला जाता है स्टडी ऑफ फॉसिल को। किसको बोला जाता है? स्टडी ऑफ फॉसिल को। लिखना नहीं है अभी। स्टडी ऑफ फॉसिल को क्या बोला जाता है? पैलेंटियोलॉजी बोला जाता है। अब बात करते हैं फॉसिल होते क्या हैं। पैलेंटियोलॉजी ENTO तो अगर अपन बात करते हैं फॉसिल की, तो फॉसिल के बारे में सबसे पहले बताया था चार्ल्स लेल ने। किसने बताया? चार्ल्स लेल ने। फॉसिल होते क्या हैं? फॉसिल्स आर इम्प्रेशंस और remains hard part of
लाइफ फॉर्म्स फाउंड इन रॉक। किस में पाए जाते हैं ये फॉसिल? अपन को चट्टानों में पाए जाते हैं, रॉक में पाए जाते हैं। और सबसे ज्यादा जो फॉसिल हमें किस टाइप के रॉक में मिलते हैं? मोस्टली फॉसिल्स आर फाउंड इन किस टाइप के रॉक में पाए जाएंगे? सेडिमेंट्री रॉक। ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं, दिस कंटेन्स fossils of different life forms which died during formation of that sediment। देखो पहली बात तो इधर समझिए कि जो ये फॉसिल होते हैं वो किसके होते हैं? जो भी लाइफ फॉर्म्स होती हैं उनके जो हार्ड पार्ट होते हैं, मतलब जो कि क्या नहीं हो पाते हैं, डिजॉल्व नहीं हो पाते हैं, उन्हीं को क्या बोल दिया जाता है? फॉसिल बोल दिया जाता है। जो मोस्टली जो फॉसिल्स होते हैं वो किस तरह के रॉक में पाए जाते हैं? सेडिमेंट्री रॉक में पाए जाते हैं। इन सेडिमेंट्री रॉक का जो फॉर्मेशन होता है किसकी वजह से होता है? जैसे कि जो भी डस्ट पार्टिकल मान के चलिए किसी एक फॉरेस्ट में, है ना, कोई भी एक एनिमल था, किसी भी रीजन से वो क्या हो गया है? मर चुका है। अब उसके ऊपर लाखों सालों में या फिर हजारों लाखों सालों के बाद में क्या हो जाती है? जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, मिट्टी होती है, वो क्या होती जाती है? डिपोजिट होती जाएगी और धीरे धीरे वो किसका फॉर्मेशन कर लेती है? सेडिमेंट का। और ये आफ्टर सेडिमेंट एक है, डिपोजिट होते जाएंगे और अल्टीमेटली किसका फॉर्मेशन कर लेते हैं? सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन कर लेते हैं। इधर देखिए ध्यान से, मान के चलो अपने पास में यहाँ पे कोई एक रॉक है जिसकी डिफरेंट डिफरेंट क्या है? लेयर्स हैं, सेडिमेंट है। ठीक है, मेरे को यहाँ पे कोई एक ऑर्गेनिज्म मिला है। ठीक है, अच्छा ये बताइए, जो मैं फॉसिल की अगर अपन को स्टडी करनी है या फिर रॉक की अगर अपन को स्टडी करनी है तो मैं ऊपर से नीचे की ओर करूंगा कि नीचे से ऊपर की ओर करूंगा? सबसे अपर वाली लेयर कौन सी है? ये है अपर लेयर, ये है, और सबसे लोअर लेयर ये है। तो बताइए जो भी साइंटिस्ट वगैरह होते हैं इनकी अगर उनको स्टडी करनी है तो वो सबसे पहले अपर वाली लेयर को वो क्या करेंगे? उसमें क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करेंगे या फिर लोअर वाले को करेंगे? अपर वाले को। ऐसा तो नहीं होगा ना कि पहले नीचे से चालू हो जाएंगे ना, सबसे पहले अपर वाले को चेक करते हैं। तो अपन मान के चलते हैं कि हमें कोई एक फॉसिल कहाँ पे मिला है? इधर मिला है, और एक कोई फॉसिल नीचे वाले लेयर में बना है। तो ये अगर यहाँ पे है और इसके ऊपर किसका फॉर्मेशन हो चुका है? सेडिमेंट का। इसका मतलब क्या हुआ कि जब इस सेडिमेंट का फॉर्मेशन हो रहा होगा तब ये एनिमल क्या हो गया होगा? मर गया होगा। और यहाँ के लिए क्या एप्लीकेबल होगा? जब इस सेडिमेंट का फॉर्मेशन हो रहा होगा तब ये एनिमल क्या हो गया होगा? मर गया होगा। इसलिए इसके क्या मिल रहे हैं? हमें फॉसिल मिल रहे हैं। अच्छा ये बताइए, इन दोनों में से कौन से वाले जो एनिमल्स होते हैं, जैसे कि ये कौन सा हो जाएगा? न्यू है, और ये वाला कौन सा है? ओल्ड है। तो जो न्यू वाला होता है वो जो ऑर्गेनिज्म होगा वो कॉम्प्लेक्स होगा कि सिंपल टाइप का होगा? सोच के बताना है कि जो न्यू वाला होगा या फिर जो रिसेंटली जो होगा वो जो ऑर्गेनिज्म है वो कॉम्प्लेक्स होगा कि सिंपल होगा? सोच के बताना है। देखो आपको ये थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा कि जो एवोल्यूशन होता है वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ होता है। तो पहले जो इवोल्यूशन हुआ है वो यहाँ पे हुआ है, देन आफ्टर दैट धीरे धीरे स्लोली स्लोली होले होले वो किसकी तरफ बढ़ता जाएगा? कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ बढ़ता जाएगा। तो अगर हमें कोई ऑर्गेनिज्म यहाँ पे मिल रहा है जो कि कैसा है? न्यू है या फिर रिसेंटली अभी मरा है, तो वो कॉम्प्लेक्स होगा कि सिंपल होगा? दैट इज कॉम्प्लेक्स। और जो पहले से हमें मिल रहा है वो कैसे होंगे? सिंपल। कैसे होंगे? सिंपल। समझ गए क्या? अगर कोई भी हमें ऑर्गेनिज्म या फिर अगर हमें कोई भी फॉसिल जो कि कहाँ पे मिलता है?
रिसेंट वाली सेडिमेंट में मिलता है वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट करेंगे। अगर कोई भी हमें फॉसिल ओल्ड वाली सेडिमेंट में मिलता है वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे, सिंपल ऑर्गेनिज्म को प्रेजेंट करेंगे। और ये लाइन पढ़ के देखिए, कंटेन फॉसिल ऑफ द डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स, इसमें क्या है डिफरेंट डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स अपन को इसमें मिल सकती है, जो कि क्या बताते हैं कि वो जो ऑर्गेनिज्म है वो मर गए होंगे तब उस सेडिमेंट का फॉर्मेशन हो रहा होगा तब। कहाँ गया वो, ठीक है। स्टडी ऑफ different life forms represented geological history of that organism। देखो अपन ने जो भी स्टडी किया है किसी लाइफ फॉर्म्स का, वो उसके किसको रिप्रेजेंट करता है, जियोलॉजिकल हिस्ट्री को। जियोलॉजिकल हिस्ट्री क्या होती है कि वो कौन से टाइम पर, मतलब जियोग्राफी में कौन से टाइम पर वो सबसे ज्यादा डोमिनेटेड थे या फिर सबसे ज्यादा क्या कर रहे थे, सरवाइव कर रहे थे। अगर जैसे अपन बात करते हैं कि कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है वो हमें कहाँ पे मिला है, यहाँ पे मिला है, और उसके बाद में उसके कोई भी फॉसिल हमें नहीं दिखाई दिए हैं और ना ही वो ऑर्गेनिज्म आज क्या है धरती पर सर्वाइव कर रहा है, तो अपन क्या बता सकते हैं, अब ये जो सेडिमेंट है इसमें क्या है वो लास्ट टाइम पे दिखाई दिया था हमें, अपन क्या बोल देंगे कि ये वाला जो ऑर्गेनिज्म है वो किस टाइम तक डोमिनेटेड था, इसके बाद में वो कभी भी नहीं मिला है, क्या हो चुका है, एक्सटिंक्ट हो चुका है। तो वो किस में हेल्प करता है, हमें किसी भी लाइफ फॉर्म्स की जियोलॉजिकल हिस्ट्री को बताने में हेल्प करते हैं। बताएंगे, अभी कार्बन डेटिंग का नाम तो सुना ही होगा, बता दूंगा, है ना, भरोसा रख खुद पे और मेरे पे। हाँ मेरे पे नहीं है तभी गूगल की हेल्प लेता है। अच्छा मेरे पे नहीं है, मेरे नोट्स पे तो कर ले। हाँ लगता नहीं है ना। अब ये जो लाइफ फॉर्म्स होती है, सम ऑफ देम रिप्रेजेंट्स मॉडर्न ऑर्गेनिज्म। उनमें से कुछ किसके साथ में सिमिलरिटी शो कर सकते हैं, जो मॉडर्न ऑर्गेनिज्म है उनके साथ में, और सम ऑफ देम कैन शो सिमिलरिटी विद द एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म। और इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल तो आपको पता ही है, डायनासोर्स। देखो धीरे धीरे होले होले टाइम क्या हुआ है, चेंज हुआ है। जो लाइफ फॉर्म्स है, लाइफ फॉर्म्स बातें नहीं करनी है, वेरिड ओवर टाइम। इसका मतलब क्या हुआ है, रिवोल्यूशन टेक प्लेस ऑन अर्थ। तो ये तो पता लग गया कि अपन को क्या हुआ है, अर्थ पर इवोल्यूशन हुआ है। और एक लास्ट लाइन इसके लिए जो एनसीईआरटी में दी हुई है और आती भी रहती है, जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द लाइफ फॉर्म्स closely correlate with जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ। लाइफ फॉर्म्स में बायोलॉजी, देखो बायोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द लाइफ फॉर्म्स क्लोजली कोरिलेट विद द जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ।
इसका मतलब ये होता है कि जो लाइफ फॉर्म्स होती है उनकी जो भी बायोलॉजिकल जो कंडीशंस होती है या फिर जो भी लाइफ फॉर्म्स होती है वो किसके साथ में रिलेट करती है, जियोलॉजी। जियोलॉजी क्या होती है, किसी भी अपन सेडिमेंट की स्टडी करते हैं, मान के चलिए ये जो पर्टिकुलर जो ऑर्गेनिज्म था वो कब सर्वाइव कर रहा था, वो हमें किससे पता लगेगा, इसके जियोलॉजी से पता लगेगा। जियोलॉजी क्या होता है कि ये जो चट्टान है, ये जो रॉक है, ये सेडिमेंट है, वो कब फॉर्मेशन हुआ है, उससे अपन इसकी क्या निकाल सकते हैं, हाफ एज भी निकाल सकते हैं, हाफ एज है ना। कार्बन डेटिंग मेथड जो होती है ना, हम तो सुना होगा, कार्बन जो होता है उसका मोलिकुलर वेट कितना होता है, 12 होता है, लेकिन इसका जो रेडियो एक्टिव कंपाउंड होता है वो कौन सा होता है, C14 होता है। उसको यूज किया जाता है कार्बन डेटिंग मेथड के लिए। तो किसी भी रॉक की या फिर किसी भी फॉसिल की जो एज पता लगाने के लिए किसका यूज किया जाता है, कार्बन डेटिंग मेथड का किया जाता है। इसके अलावा एक और होती है इलेक्ट्रॉन स्पिन मेथड होता है, वो भी अपन पढ़ लेंगे। ये बात होती है इसकी पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस की। अब बात करते हैं एविडेंस नंबर 2, कि हमें जो फॉसिल दिखाई दिया था वो है एक आर्कियोप्टेरिक्स का। नाम तो सुना ही होगा। इस आर्कियोप्टेरिक्स को बोला जाता है क्या, मिसिंग लिंक। कौन सी लिंक बोलेंगे, मिसिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। सबसे पहले तो ये जो आर्कियोप्टेरिक्स है इसके जो फॉसिल हमें मिले हैं वो कौन से पीरियड पे मिले हैं, जुरासिक। कहां से मिले हैं, बावेरिया। ये कहां पे है, जर्मनी में। किसने डिस्कवर किए थे, एंड्रयूज वैगनर। इन दोनों में सिमिलरिटी क्या होती है, रेप्टाइल्स वाले कौन कौन से कैरेक्टर हैं और बर्ड्स वाले कौन कौन से कैरेक्टर है, वो आपको याद होने चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं रेप्टिलियन कैरेक्टर की और फिर बात करेंगे एवियन कैरेक्टर। एवियन किसको, एव्स किसको बोला जाता है, बर्ड्स को ही बोला जाता है। उनके जो कैरेक्टर होते हैं उनको एवियन कैरेक्टर बोला जाता है। रेप्टिलियन कैरेक्टर में क्या हो जाता है, इसमें लॉन्ग लिजर्ड लाइक टेल होती है इसकी, ठीक है। वीक स्टर्नम होता है और नॉन न्यूमेटिक बोन्स होती है। ये तो कौन से वाले कैरेक्टर हो गए हैं, रेप्टाइल्स वाले कैरेक्टर हो गए हैं। अब अगर अपन बात करते हैं कौन से, एवियन बर्ड्स वाले कैरेक्टर की, तो उसमें आ जाएगा 4 limbs modified into wings। 4 लिम्ब किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, किसमें मॉडिफाइड हो जाते हैं, विंग्स में। और फेदर्स ऑन बॉडी, जो मॉडिफाइड इनटू बी। ये दोनों कौन से वाले कैरेक्टर हो गए, रेप्टिलियन कैरेक्टर और एवियन कैरेक्टर। किसके लिए होते हैं ये, जुरासिक टाइम। ये आएगा पूरा जियोलॉजिकल हिस्ट्री के बारे में ना। एरा होते हैं, अलग अलग एरा में अलग अलग पीरियड हुए, अलग अलग इपोक हुए, जुरासिक, ट्रायसिक, क्वाटरनरी, टर्शियरी, सब बताएंगे। क्लियर है, अरे समझ में आ गया क्या। अब बात करते हैं जो अभी तू पूछ रहा है जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में। इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, ध्यान से सुन लेना। वहां पे एक जगह है बावेरिया, बावरिया नहीं, बेवेरिया। जियोलॉजिकल टाइम स्केल, कौन सा स्केल की बात करने वाले हैं अपन अब, जियोलॉजिकल टाइम स्केल। इस जियोलॉजिकल टाइम स्केल में अपन बात करेंगे जब से अर्थ बनी है ना, कब से, जब से अर्थ बनी है और आज तक जो भी इवोल्यूशन चल रहा है उसको एक स्केल पे लिखा जाएगा कि किस टाइम पे
कौन से वाले लाइफ फॉर्म्स अपन को देखने को मिली थी और किस टाइम पे कौन से वाले सबसे ज्यादा डोमिनेट कर रहे थे और किस टाइम पे कौन से वाले चल बसे थे। इस स्केल को क्या बोल दिया जाता है? जियोलॉजिकल टाइम स्केल। इट इज chronological order of organic evolution on अर्थ। इस अर्थ पर जो भी ऑर्गेनिक एवोल्यूशन हो रहा है उसको एक क्रोनोलॉजिकल मतलब सिक्वेंशियल ऑर्डर में अरेंज करने को ही क्या बोल दिया जाता है? जियोलॉजिकल टाइम स्केल बोल दिया जाता है। इसको टाइम आफ्टर origin of earth is divided into 6 era। किसमें डिवाइड किया गया है? 6 एरा में। इसके बाद में आ जाते हैं पीरियड और इसके बाद में आ जाएगा इपॉक। ये याद रख लेना क्या सीक्वेंस होती है? एरा, पीरियड और इपॉक। जो 6 एरा है वो कौन कौन से हैं? ध्यान से देखिए इधर। सबसे पहले आ जाएगा ये जोइक। कौन सा वाला? जो जोइक जो टर्म है ना वो अपन यूज करते हैं किसके लिए? एरा के लिए। एजोइक के बाद में आ जाएगा आर्कियोजोइक। उसके बाद में आ जाएगा प्रोटीरोजोइक। उसके बाद में आ जाएगा पैलियोजोइक। उसके बाद में आ जाएगा मीजोजोइक और फाइनली आ जाएगा सीनोजोइक। टोटल 6 हो गए। क्या एक बार देख तो लो। अब ये जो मैंने लिखा है जियोलॉजिकल टाइम स्केल को, मैंने इसको नीचे से ऊपर की तरफ लिखा है। क्यों? क्योंकि जो सबसे पुराना होगा वो सबसे नीचे मिलेगा। इवोल्यूशन सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ हुआ है तो सबसे सिंपल वाला कौन सा होगा? ये होगा। और सबसे अगर मैं बात करता हूं कि जो मॉडर्न टाइम का जो एरा है वो कौन सा वाला है? सीनोजोइक है। तो टोटल कितने एरा हो गए हैं? 6 एरा हो गए हैं। अब कौन से वाले एरा में कितने कितने पीरियड होते हैं वो भी अपन पढ़ेंगे। कौन से वाले एरा में कितने कितने पीरियड होते हैं वो भी अपन अभी पढ़ेंगे। मैं अभी यहीं पे बता देता हूं। इधर देखिए, ये तो क्या हो गए हैं। अगर आपकी नजर इधर से हट जाएगी तो मान के चलिए ये टॉपिक आपका उड़ जाएगा। ये कितने होते हैं? टोटल 6 एरा होते हैं। कितने होते हैं? 6 एरा होते हैं। अब इन कुछ कुछ एरा को हमने किस में डिवाइड किया है? पीरियड में डिवाइड किया है। कुछ कुछ को, सबको नहीं किया है। किसको किया है? कुछ कुछ को किया है। उनमें ये क्या आ जाते हैं? अलग अलग पीरियड आ जाते हैं जिसको बोला जाता है कैम्ब्रियन। दूसरा वाला है ऑर्डोविशियन। सब याद हो जाएगा, घबराने की बात नहीं है मेरे रहते हुए। या अगर आपको गूगल की हेल्प चाहिए तो वो भी ले सकते हो, लेकिन गलत हेल्प मिलती है। उसके बाद में है सिल्यूरियन। सुन रहा है ना तू? बोल रहा हूं मैं। दूसरा चुप हो जाओ, सिल्यूरियन। नेक्स्ट कौन सा है? डेवोनियन। कभी ऐसे आपको ये नाम सुने सुने से लग रहे हैं कि सुना सुना लग रहा है? आपकी जिंदगी में पहली बार आ रहे हैं नाम? पहली बार नहीं आने चाहिए। अभी देखो, अभी पूरा हो जाएगा उसके बाद में आपको लगेगा कि ये तो हमें ही आता है। कार्बोनिफेरस। कौन सा होता है? कार्बोनिफेरस और
परमियन। कितने हो गए हैं टोटल? 6 हो गए। वापस से काउंट करो एक बार, 6 हो गए हैं। कौन से वाले में? पैलियोजोइक में। अब बात करते हैं मीसोजोइक में 3 आ जाते हैं, ट्राइएसिक, जुरेसिक और क्रिटेशियस। कितने हो गए हैं? 3 हो गए हैं। किसमें? मीसोजोइक। अब कौन सा है? सीनोजोइक है। कितने आ जाते हैं? 2 आ जाते हैं। इसमें आ जाएगा टर्सरी और क्वाटरनरी। टर्सरी और क्वाटरनरी मिल जाएगा, बता दूंगा। एनसीईआरटी अभी नहीं पढ़नी है और घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है, घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है। इधर देखो टोटल कितने एरा होते हैं? 6 एरा होते हैं। कौन से हैं? एजोइक, आर्कियोजोइक, प्रोटीरोजोइक, पैलियोजोइक, मीसोजोइक और सीनोजोइक होते हैं। क्या हमने सारे के सारे एरा को पीरियड में डिवाइड किया है? नहीं किया है। कौन से वाले को किया है? पैलियोजोइक को, मीसोजोइक को और, ठीक है। इस जो पैलियोजोइक है उसमें टोटल कितने पीरियड होते हैं? 6 होते हैं। कितने होते हैं? और ये जो मीसोजोइक है इसमें कितने होते हैं? 3। और इस वाले में कितने होते हैं? 2 होते हैं। कौन से हैं? कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन। कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस, परमियन। कौन सा है? कैम्ब्रियन, सिल्यूरियन, ट्राइएसिक, जुरेसिक, क्रिटेशियस। ट्राइएसिक, जुरेसिक, क्रिटेशियस, टर्सरी और क्वाटरनरी। याद हो गए? कह करवा देता हूं। एक लाइन आपको याद रखनी पड़ेगी, जबरदस्ती नहीं है, आपकी श्रद्धा के अनुसार है। मेरे को वैसे ही याद है इसलिए मैंने वो याद रख ली। ठीक है, किसी को आपत्ति हो तो चुप रहें, है ना। बोलना नहीं कि ये क्या हो गया, क्या ऐसे कैसे बोल दिया है। बाकी ऐसी कोई ओपन होने वाली बात उसमें है नहीं है। देखिए इधर, ये जो मैंने आपको देखा होगा कि मैंने जो फर्स्ट लेटर है वो किसमें लिखे हैं? व्हाइट कलर में लिखे हैं, ताकि आपको क्या हो पाए? हाईलाइट हो पाए। सबके कान मेरी आवाज पे होने चाहिए। क्या ढूंढ रहे हो? जो ढूंढ रहे हो वो अभी नहीं मिलेगा। देखो मिल गया, अपने पास में रखो उसको। देखो अब इधर चांद और सूरज, अरे हंसने का नहीं, मैं बोलूंगा नहीं कुछ पूरा। चांद और सूरज दोनों चमकते, चांद और सूरज दोनों चमकते पर, तुम्हें नहीं बोलना है, हाँ आफ्टर में, है ना, वापस से करना पड़ेगा। अब चांद और सूरज दोनों चमकते पर टमाटर जैसा चेहरा तेरा क्यों? वापस से, चांद और सूरज, बोलना नहीं है तुम्हें, तुम्हारा फ्लो खराब कर देते हो। चांद और सूरज दोनों चमकते पर टमाटर जैसा चेहरा तेरा क्यों? ये होती है ट्रिक टू लर्न पीरियड्स। क्या? अरे तो 6 नाम है ना, हो जाएंगे। इसको भी अभी याद करवा दूंगा, टेंशन नोट, जब तक मैं हूं। अभी देखो, अब अपन को पता है क्या करना है कि कौन से वाले एरा में एंड कौन से वाले पीरियड में कौन से वाले लाइफ फॉर्म आए थे। तो तुम्हें लग रहा होगा एनसीईआरटी में नहीं, लेकिन क्वेश्चन है, सब बताएंगे, है ना। अब देखो ये आपको याद रखना है। प्रदीप आवाज आ रही है? जब तक आ रही है सुनते रहो। सबसे पहले कौन सा लिखेंगे अपन? किसी भी चीज में ए लग जाता है उसका मतलब क्या हो जाता है? एब्सेंट। सेलुलर, ए सेलुलर। ये जोइक, जोइक का मतलब होता है लाइफ। क्या होता है? लाइफ। तो इसमें लाइफ नहीं आई है। दूसरा कौन सा है? आर्कियोजोइक। हर एरा खुद अपने आप अपने बारे में बताता है। ए का मतलब एब्सेंट, जोइक का मतलब लाइफ। आर्कियोजोइक एनिमल आ गए थे, ऑर्गेनिज्म आ गए थे, लेकिन कौन से वाले आए थे? आर्की बैक्टीरिया वाले आए थे। कौन आए थे? आर्की बैक्टीरिया। उसके बाद में खुद बोलेगा, देखो तो इधर से ही, प्रोटीरोजोइक।
नाम तो सुना ही होगा, प्रोटोजोआ, प्रोटीरो, प्रोटोजोआ। उसके बाद में आ जाएगा पैलियोजोइक। लाइन तो बहुत छोड़ूंगा अभी। कौन सा है ये? पैलियोजोइक। क्यों छोड़िए, इधर आओ। इसमें सबसे पहले कौन सा आ जाएगा? पीरियड बताना है। हाँ, कैम्ब्रियन। दूसरा कौन सा आ जाएगा? चांद और ऑर्डोविशियन। चमके तेरी आंखें, कुछ भी बोल रहे हो। सिल्यूरियन। गाना नहीं बनाना भाई, ट्रैक का। सिल्यूरियन के बाद में डेवोनियन, डेवोनियन दोनों चमकते। कार्बोनिफेरस, परसे परमियन। उसके बाद में पहले जोइक के बाद में कौन सा आ जाएगा? मेसोजोइक। इसमें कितने आ जाएंगे टोटल? 3। पर टमाटर, ट्राइएसिक, जुरेसिक और चेहरा मतलब क्रिटेशियस। 13 क्यों? ये सारी बातें काल्पनिक है। टर्सरी और क्वाटरनरी। अब देखो इधर, एरा हो चुके हैं और पीरियड भी हो चुके हैं। कौन से एला में या फिर कौन से पीरियड में क्या क्या इंसिडेंट हुआ है उसका अपन को पढ़ाई करनी है। देखिए इधर, ये जो एक का मतलब होता है नो लाइफ। ये जो एक का मतलब है नो लाइफ। लाइफ कब आई थी? लाइफ कब आई थी? 4 BY आई थी। इसका मतलब जब तक लाइफ नहीं आई उससे पहले अर्थ तो आ चुकी है ना। तो ये जो एक का मतलब क्या है? जब तक लाइफ नहीं आई उससे पहले पहले का मतलब कि जब अर्थ आ गई है। तो ये टाइम है ओरिजिन ऑफ अर्थ का, जो कि कब हुआ है? अभी किसी बच्चे ने बोला है कि 13.8। वो हाँ, हो सकता है कि गलती से हो गया हो, बट मैं आपको एक याद दिला देना चाहता हूं कि अपन टाइम स्केल में किसकी बात करेंगे? केवल ओरिजिन ऑफ, आफ्टर ओरिजिन ऑफ अर्थ की बात करेंगे। और जो 13.8 है वो तो किसके लिए? यूनिवर्स के लिए है। हाँ, वो मेरे को पता है, भूल से ही होती हैं गलतियां। और अपन क्या है? इंसान है, कभी अपनी गलती मानते भी नहीं है। आर्कियोजोइक। आर्कियोजोइक क्या है? आर्की बैक्टीरिया। इसमें क्या आ जाएंगे? प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स कब आ गए थे? 2.0 BY, ये बोलना चाह रहा होगा। हाँ, प्रोकैरियोट के बाद में इसमें ही आ जाते हैं क्या? यूकैरियोट्स। पूरा का पूरा टाइम स्केल सब इसमें आ जाएगा। 1.5 बिलियन ईयर्स अगो। आ गया? अरे आया कि नहीं आया समझ में? अभी तो आएगा, अभी तो देखते जाओ क्या क्या आएगा। फिर है प्रोटीरोजोइक, जैसे कि इसका नाम रिप्रेजेंट करता है। क्या आ जाएंगे यहाँ पे? प्रोटोजोआ। अच्छा, प्रोटोजोआ जो होते हैं वो कॉर्डेट होते हैं कि इनवर्टिब्रेट होते हैं? इनवर्टिब्रेट होते हैं कि नॉन कॉर्डेट होते हैं? दोनों ही होते हैं, इनवर्टिब्रेट कोई, नॉन कॉर्डेट कोई। तो मैं यहाँ पे बोल दूं फर्स्ट इनवर्टिब्रेट कब आए थे? ये 500 मिलियन ईयर्स अगो। कब आए थे? 500 मिलियन ईयर्स अगो। अब हमें बात करनी है, अब अपन एंट्री ले चुके हैं पैलियोजोइक में, और जितना मैं आपको बताऊंगा उतना ही याद कर लोगे तो आपकी नैया पार हो जाएगी। ज्यादा तो तुमसे याद होता भी नहीं है वैसे।
तो देखो अपन जिसका अपन को काम का है अपन वही वही पढ़ेंगे बस। इसमें आ जाता है फर्स्ट जॉलेस फिश। और ये जो फर्स्ट जॉलेस फिश हमें देखने को मिली थी, ये कब मिली थी पता है? 350 MYA में। इसका मतलब अगर मछलियां आने लग गई हैं तो ऑब्वियसली बात है कि क्या भी आने लग गए होंगे, कॉर्डेट्स भी आने लग गए होंगे। तो इसी में क्या हो जाता है? ओरिजिन ऑफ कॉर्डेट या फिर ओरिजिन ऑफ कॉर्डेटा। समझ गए क्या बात को? बोलो ना, समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। सिलूरियन में हमें कुछ भी याद नहीं रखना है। उसके बाद में हमें बात करनी है डेवोनियन की। डेवोनियन को बोला जाता है एज ऑफ मछलियां। यहाँ पे जो फिश थी वो बहुत ज्यादा डोमिनेटेड थी। उसके बाद में कार्बोनिफेरस, एज ऑफ एम्फीबिया। फिर फिश से एम्फीबिया बने कैसे हैं उसको एक अलग से टॉपिक में एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ए ब्रीफ अकाउंट अबाउट इवोल्यूशन, उसमें पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे केवल किसके बारे में पढ़ना है? स्केल के बारे में पढ़ना है। उसके बाद में नेक्स्ट कौन सा है? परमियन है। परमियन के लिए आपको याद रखना है, यहाँ पे आ गए थे मैमल्स लाइक रेप्टिलिया। मैमल्स लाइक रेप्टिलिया। तो आए कौन थे? मैमल्स आए थे कि रेप्टाइल्स आए थे? रेप्टाइल्स आए थे। लेकिन वो किसके जैसे थे? मैमल्स के जैसे थे। ये मैमल्स के जैसे रेप्टाइल्स कैसे होते हैं अभी बताऊंगा, बने रहो हमारे साथ में। उसके बाद में आ जाता है कौन सा वाला? ट्राइएसिक वाला। ट्राइएसिक में पता है क्या हुआ? मैं बता रहा हूं जो नेक्स्ट कौन सा है? ट्राइएसिक। ट्राइएसिक में देखो हो गया था इवोल्यूशन, बातें नहीं करनी है, इवोल्यूशन ऑफ मैमल्स। और यहाँ पे ओरिजिन हो गया था डायनासोर का। ओरिजिन ऑफ आप सबके फेवरेट डायनासोर। जुरैसिक की बात करते हैं, नाम तो सुना ही होगा कि इस टाइम पे कौन थे? जो डायनासोर थे वो कैसे थे? डोमिनेटेड थे। सबसे ज्यादा डायनासोर ने तबाही मचा रखी थी किस टाइम पर? जुरैसिक टाइम पर। और यहीं पर आ गई थी वो फर्स्ट टू-थेड वर्ड जिसको अभी अपन पढ़ के आए हैं, जिसका नाम है आर्क्योप्टेरिक्स। और इसी में आ गए थे ओरिजिन ऑफ जिम्नोस्पर्म। जिम्नो का मतलब जिम्नोस्पर्म। क्रेटेशियस की बात करते हैं, इसको बोला जाता है इसमें क्या हो गया था? ये जो डायनासोर थे वो खत्म हो गए थे। एक्सटेंशन ऑफ डायनासोर। तो देखो डायनासोर में क्या हुआ? ट्राइएसिक में आए, इसमें सबसे ज्यादा सरवाइव किया, डोमिनेट रहे और चल बसे। उसके बाद में ट्राइएसिक। और ये याद रखना, ये जो मीसोजोइक है ना, इसको बोला जाता है एज ऑफ रेप्टाइल्स। यहाँ पे एज ऑफ फिश, एज ऑफ एम्फीबिया और एज ऑफ रेप्टाइल्स। आगे बात करते हैं टर्सरी और क्वाटरनरी के लिए। डायरेक्टली आपको सिनोजोइक में याद रखना है, इसको बोला जाता है एज ऑफ बर्ड्स, मैमल्स एंड एंजियोस्पर्म्स। और यहाँ पे क्या है? बर्ड्स ओरिजिनेट हो गई थी। ये होता है पूरा जियोलॉजिकल टाइम स्केल।